क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आज दूरदर्शन की एक मुलाकात लेकर आप सबसे मुखातिब हूँ। का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से हिंदुस्तान में एक अभूतपूर्व परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इतिहास में शायद पहली बार इतने सारे हिंदुस्तानी इतने लंबे समय के लिए अपने घरों में बंद रहे। शायद पहली बार इतने सारे मजदूरों ने इतनी लंबी यात्रा पैदल तय करी। शायद पहली बार किसी डॉक्टर या किसी सफाई कर्मचारी के लिए लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी चीजें इतने कम समय में हमारे देश में हुई। ऐसे वातावरण में एक साहित्यकार जो कि समाज के कष्ट से अपनी कला का सृजन करता है और अपने शब्दों की माला में लोगों की भावनाओं को पिरोता है, आज उसी की विचारधारा से आपको अवगत कराने का हम प्रयत्न करेंगे। इस महामारी के दौरान हिंदुस्तान के संघर्ष की कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे देश के साहित्यकारों की है। एक लेखक की कलम में इतनी ताकत होती है कि यदि वो इनकलाब लिख दे तो तख्त पलट सकता है। वो लेखक रेलवे की पटरी पर बिखरी हुई उन रोटियों के बारे में क्या सोचता है, पसीने से तरबतर देश के डॉक्टरों के बारे में क्या सोचता है, आत्महत्या के विचारों से घिरे देश के युवा के बारे में क्या सोचता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका ममता तिवारी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वायरस पत्ती आती है तो सभी लोग एक उम्मीद के साथ देश के साहित्यकारों की तरफ देखते हैं कि वो अपने शब्दों के मध्यम से हमारे दर्द को कम करेंगे। मैं ममता जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस महामारी के दौरान आपने कोई रचना करी लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर सकारात्मकता बढ़ाने के लिए? जी हाँ, मैं ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैंने पॉजिटिव बातें बहुत लिखी इस बीच में, लेकिन जिस तरीके की बात हम करना चाहते हैं, कि सबसे पहले हम अपने घर से बात क्यों ना करें, क्योंकि बच्चे अब बहुत बड़े हो गए, उन्हें सोशल मीडिया भी चाहिए, उन्हें घर में रहने की आदत भी ज़रा कम है। तो मैं एक नज़्म के ज़रिए पूरी बात कह दूँगी जो आप समझ जाएंगे कि हम महिलाओं को शायद ये हो सकता है कि कोरोना ठीक है, बहुत बुरी चीज़ थी, लेकिन इस कोरोना के ज़रिए मैंने अपने रिश्ते कमाए। जैसे कि ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, रिश्तों की कड़वाहट दूर ले जाएगा। घर में रहकर पुरुष, अभी तक तो किसी पुरुष ने और बच्चों ने अपनी माँ के काम की कदर ही नहीं की थी। तो ये है कि माँ, पत्नी, बहन का त्याग सबकी नज़र में आएगा। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, सिखाएगा कि सबके साथ रहने में कितना मज़ा है, दूरी बढ़ाने वालों के लिए ज़िंदगी सजा है, सिखाएगा रिश्तों और संयुक्त परिवार की अहमियत, कोई भी काम करने से नहीं शर्माएगा। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बुजुर्गों के लिए ये है कि बुजुर्गों को तवज्जो ही नहीं देता था, आज बच्चे दादी नानी को घेर के बैठे हैं कि दादी नानी की कहानियों का पिटारा खुल गया है, जो उधर गया था वक्त उसे सिल रहा है, नए व्यंजन की विधियों का स्वाद मिल रहा है। बच्चे हमारे साथ नए नए व्यंजन ट्राई कर रहे हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है, और यहाँ तक कि हस्बैंड्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अन्न की कीमत अब हर पल याद दिलाएगा। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सब्जी, दूध, पेपर वालों के लिए श्रद्धा जागेगी, एक एक छोटा हेल्पर रोज याद आएगा, घर में मदद करने वालों को आभार दिया जाएगा। हमारा जॉब जो था वो थैंकलेस था, लेकिन अब हमें रोज थैंक यू मिलता है। तो सभी पेशों के लिए नतमस्तक हो इज्जत करना सिखाएगा, मन में क्षमा भाव, प्रेम, आभार उपजेगा। जिनसे नहीं मिले बरसों से हाथ उनका नंबर घुमाएगा, मदद के लिए हाथ बढ़ाना सीखेंगे, संयम, धैर्य, विश्वास का पाठ पढ़ा जाएगा। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। साहित्यकार की ड्यूटी होती है कि वो समाज को सकारात्मक चीजें दे, तो मैंने ये सकारात्मक बात लिखी थी। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों की रचना करी है मैडम ने। हम जानना चाहेंगे, आप एक कवयित्री हैं, आप एक समाज की जागरूक महिला हैं, आप एक लेखिका हैं, तो इस वक्त हिंदुस्तान में एक आत्मनिर्भरता की लहर चली है। जी बिल्कुल। तो इस लहर के ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आत्मनिर्भरता फिर से चर्चा में है, पर ये एक नारा ना बनकर रह जाए, ये हमें प्रयास करना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता का लोगों ने एक गलत अर्थ लगा दिया है। एक स्टूडेंट के लिए स्टार्टअप भी आत्मनिर्भरता है, पर आत्मनिर्भरता का मतलब आत्म केंद्रित होना या एकांतिक अपना कार्य करना नहीं होता, सबको मिलकर कार्य करना होता है। करीब 1841 की बात है। R.W. एमर्सन जो थे, पश्चात कवि थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था कि उसी समय भारत में वेदों में, अपने बड़े बड़े ग्रंथों में
और अपने जो गुरुकुल होते जी। थे, आत्मनिर्भरता की प्रथा शुरू हो चुकी थी। वैसे तो हम लोग दवाइयों, एनर्जी, मतलब जो भी दुग्ध, इन सब में हम सबसे आगे हैं और हम लोग ये सब चीज़ें बहुत पहले से कर रहे हैं। जी। पर हमें बस ये सोचना होगा कि आज के हालात थोड़े से अलग हैं। आज हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं और सरहद पे भी लड़ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि जो देश की सरहद पे लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम बाहर से मदद ना लेकर स्वयं अपना काम करें। जी, बहुत ही अच्छी बातें कही मैडम ने। और इस वक्त भारत सरकार भी हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी सारे कदम उठा रही है, जहाँ एक तरफ प्रत्यक्ष विधि देखी कि अकेलेपन के चलते बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और हमने देखा कि इस महामारी के दौरान कई लोगों ने आत्महत्या करी। शायद ये हमारे देश के कवियों के लिए, हमारे देश के लेखकों के लिए, मीडिया वालों के लिए एक बहुत ही दुखद बात है कि हम आज तक ऐसी दो पंक्तियां नहीं लिख पाए जिसको पढ़कर कोई छत पर खड़ा बच्चा वापस लौट जाए। और हमारे देश का युवा आज की तारीख में इतना अकेला हो चुका है कि जब वो कोटा में पढ़ाई करने जाता है तो जब माँ उसे फोन करती है तो वो ये नहीं पूछती कि बेटा आजकल सपने कैसे आते हैं, माँ पूछती है कि बेटा केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है। तो ऐसे वातावरण में जो बच्चे अकेले हो गए हैं और खास करके लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, तो एक अकेलेपन को एकांत में कैसे परिवर्तित करें, मैं ममता जी से जानना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चे दूर रह रहे हैं, मेरे बच्चे भी दूर रह रहे थे, आप लगातार उनसे वार्तालाप करते रहें। हमेशा कम्युनिकेशन गैप जो है बच्चों को अवसाद में डालता है। वार्तालाप करना ज़रूरी है और उनको ये बताना ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई क्रिएटिव गति, रचनात्मक काम में लगे रहें। तो मेरा तो सबसे पहला, चूंकि मैं साहित्यकार और लेखक हूँ, तो मैंने गृहिणियों से भी कहा, मेरे हाउसवाइफ फ्रेंड से हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं और मेरी खुद की बहनों ने, हमने ग्रुप बना रखा है। हम लोग अवसाद में ना पड़े इसलिए हम सब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और फिर एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं। कोई कहता है कि अरे मेरे पति हेल्प नहीं कर रहे, या बच्चे कहते हैं कि हमारे टीचर ने हमको ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि तुम लोग सबसे पहले डायरी पेन लो, जितनी निगेटिव थॉट आ रहे हैं वो सब लिखो और फिर उसके बाद उनको फाड़ के फेंक दो। फिर उसके बाद तुम उनके सॉल्यूशंस लिखो और फिर जाहिर सी बात है कि मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों से कि उम्मीद रख, बदलाव आएगा। उम्मीद रख, बदलाव आएगा। एक रोज ऐसा भी सैलाब आएगा, बहा ले जाएगा सारी जिल्लतें, जीवन फिर जिंदा दिली से मुस्कुराएगा। उम्मीद रख, बदलाव आएगा। ये परमानेंट नहीं है, जो भी है हर कुछ बदलता है। सब नश्वर है, हम सब जानते हैं। सबके सरों पे छतें होंगी, माएँ बेटे बेटियों से मिल रही होंगी। पोटली में रोटी बांधे किसान खेतों में जाते दिखेंगे, बच्चे झूलों में झूलते दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद को कोई नहीं आएगा कि आपके मुंह पे मास्क लगाए। पुकारने पर लोग मदद को आएंगे, खेत फसलों से फिर लहलहाएंगे, चिड़ियों को भरपेट दाना पानी मिलेगा, रोटी को अब कोई नहीं तरसेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आस्था स्थल पर सब धर्म एक साथ झुकेंगे। मुश्किलों से डरकर अब हम नहीं रुकेंगे। सरहदों पे कोई बागड़ नहीं होगी, बचपनों पे पढ़ाई की मोटी चादर नहीं होगी। उम्मीद रख, बदलाव आएगा। जी, बहुत ही खूबसूरत रचना मैडम के द्वारा करी गई। एक और जो बहुत बड़ी समस्या आजकल देखी जा रही है कि पढ़ाई के सिलसिले में कई ऐसे बच्चे थे जो कि काम करने के लिए दूसरे शहरों में गए, दूसरे अलग की सहायता करते हैं। हम इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं। हमने एक और बहुत बड़ी समस्या इस महामारी के दौरान देखी कि कई मजदूरों को मजबूरन अपने बड़े शहरों से, जहाँ पर उन्हें काम मिला था, वहाँ से अपने गांव वापस जाना पड़ा। ऐसे वातावरण में इनके पैरों के छाले, इनका पसीना और वो सारे वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक माँ सूटकेस खींच रही है और बच्चा उसके ऊपर लेटा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दृश्य थे। मैं जानना चाहता हूँ हमारे साहित्यकार से कि क्या उन्होंने इसके ऊपर कुछ कविताएं लिखी, इसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी? देखिए, हमारे पास तो सिर्फ अल्फाज हैं जो हम उनके लिए व्यक्त कर सकते थे। मुझे बड़ा इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि मैंने ये लिखा था कि ये केवल रोटी की भूख थी जो मुझे शहर ले आई। ये बात दीगर है कि रोज़ सोते समय माई बापू की याद आई। लोकल ट्रेन देखता, भीड़ देख उमकता, वड़ा पाव खाता, रोज़ उन्हें खत लिखता। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता? अब थकन से कलम नहीं चलती, बम्बई की रातें उतनी हसीन नहीं लगती। फिर ख्वाबों को नींद की गोली खिला दी और आसमां छूने की तमन्ना रोटी में दफना दी। माँ बाप को लगता बेटा शहर में बड़ा काम कर रहा है, उन्हें क्या पता पेट अभी भी भूख से लड़ रहा है। खांसी के चलते मालिक ने होशियार किया, पर डॉक्टर की जगह हकीम से काम चला लिया, क्योंकि पत्नी लिखती कि बापू की टांग टूट गई है, माँ का मोतियाबिंद बढ़ता जा रहा है। सो मैं डबल शिफ्ट करने लगा।
आज हम सब भी चौराहे पे खड़े हैं। मजदूरों की तरफ से लिख रही हूँ कि आज हम सब भी चौराहे पर खड़े हैं, गांव जाएंगे इसी जिद पर अड़े हैं। वहाँ क्या करेंगे ये कुछ भी तय नहीं, वहाँ क्या करेंगे ये कुछ भी तय नहीं। मालिक ने मुड़कर हमें पूछा तक नहीं। सुनो राम सिंह, अब तो आंखों में हकीकत की धूप मले, चलो अब अपने गांव को लौट चले। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ मैम के द्वारा लिखी गई। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की समस्या किसी को भी अपने जीवन में ना देखनी पड़े। बहुत ही सकारात्मक बातें कही सर ने। मैं जानना चाहूँगा ममता तिवारी जी से कि इस मंच के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या एक अंतिम संदेश देना चाहेंगी कम शब्दों में? पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि दांव पर है उनका बच्चे, परिवार, घर, पर फिर भी कर रहे हैं हमारे लिए वो काम निरंतर, तिल तिल कर रहे हैं जीवन हवन। ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को मेरा शत नमन। और दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूंगी, इतने भी नेगेटिव ना बने। आप क्या नहीं देख रहे कि आपने कितने दिनों बाद नीला आसमान देखा, सूरज कुछ ज्यादा पीला देखा, और इसके अलावा निकले नहीं कई दिनों से, चिड़ियों से घर से नहीं निकले पर चिड़ियों से डालियां भरी भरी सी हैं, उम्मीदें मायूसियों से डरी डरी सी हैं। खबर न मिले तो उनकी डर लगता है, टहनियां विश्वास की फिर भी हरी भरी सी हैं। मुमकिन से भी कभी कभी दिल डरता है, पर फिर भी नामुमकिन कुछ नहीं लगता है। उम्मीद की एक किरण थामे रखना यारो, आज सबसे गले मिलने को जी करता है। जी, आप दोनों ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार के साथ दिया। आप दोनों के बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।